हेलो फ्रेंड्स, आई एम उज्ज्वल कुमार, फिजिक्स टीचर ऑफ ग्लोबल साइंस एकेडमी। ग्लोबल साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग 12th क्लास का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स में आज हम लोग इसका पहला यूनिट देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या देखेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि अर्थात वैद्युत स्थैतिकी। वैद्युत स्थैतिकी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि वैद्युत स्थैतिकी क्या है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वह फिजिक्स का एक ब्रांच है। क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्या है? यह एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम स्थिर चार्ज यानी कि स्थिर आवेश के बारे में, अर्थात बोले तो स्टैटिक चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि फिजिक्स का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग स्टैटिक चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक टर्म आ रहा है बार बार, आवेश। पहले छोटे से लेके चलते हैं, आगे तक लेके चलेंगे आपको। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आवेश, बार बार, कि आवेश का अध्ययन कर रहे हैं। तो आवेश क्या है, पहले ये समझना हम लोग के लिए उत्तरदायी है। तो आवेश क्या है, आइए समझते हैं। यानी कि चार्ज, ठीक है, चार्ज किसी पार्टिकल का वह गुण है। ठीक है, चार्ज किसी पार्टिकल का वह गुण है जिसके कारण उस पार्टिकल में, या फिर जिसके कारण उस पार्टिकल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यानी कि यह कोई बॉडी होगा, मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है, तो इस बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण इस बॉडी के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड की उत्पत्ति होगी। ठीक है, अब यहाँ से हम एक बात और समझेंगे कि मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है, ठीक है, तो इस पार्टिकल पे कुछ चार्ज होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है। ठीक है, तो इस पार्टिकल के द्वारा इस 2 कूलम के अपेक्षा जितनी मात्रा में इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी उतनी ही, ठीक है, परंतु यदि यहाँ पे हम 3 कूलम चार्ज कर दें, ठीक है, यहाँ पे 2 कूलम था, तो उसकी अपेक्षा मान लेते हैं कि यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके मान को बढ़ाते हैं, यानी कि चार्ज के मान को बढ़ाते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा भी बढ़ने लगती है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी वस्तु में चार्ज अपेक्षाकृत अधिक हो, तो उस वस्तु के द्वारा अपेक्षाकृत अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड की उत्पत्ति होगी, जबकि इसके विपरीत यदि किसी वस्तु का चार्ज कम हो, तो उस वस्तु के द्वारा कम मात्रा में इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड की उत्पत्ति होगी। ठीक है, समझे आप लोग? आइए अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जहां कहीं भी, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज कहा गया, ठीक है, तो चार्ज कहा गया, तो चार्ज का सीधा मतलब किसी पार्टिकल से जाता है। कोई पार्टिकल होगा तभी उसमें चार्ज आएगा, अन्यथा चार्ज का कोई महत्व नहीं। जब तक कोई पार्टिकल ना हो तब तक चार्ज का कोई महत्व, यानी कि चार्ज की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। अर्थात जहाँ कहीं भी यदि चार्ज की बात हो, जहाँ कहीं भी यदि चार्ज की बात हो, तो वहाँ पे हम
चार्ज पार्टिकल को वहाँ पे हम चार्ज पार्टिकल को कंसाइडर करते हैं, ठीक है। यानी कि हम समझते हैं कि वहाँ पे चार्ज कहा जा रहा है, यानी कि वहाँ पे किसी पार्टिकल के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग चलते हैं कंसेप्ट ऑफ चार्ज के तरफ। कंसेप्ट ऑफ चार्ज यानी कि आगे हम लोग देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश की अवधारणा। आवेश की अवधारणा कि आवेश की क्या क्या अवधारणा है, ठीक है। आइए, हम जानते हैं कि किसी एटम में, ठीक है, हम जानते हैं कि किसी एटम में जितनी संख्या में, ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई एटम है, तो इस एटम में जितनी संख्या में प्रोटॉन उपस्थित होगा, जितनी संख्या में प्रोटॉन उपस्थित होगा, ठीक उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहेगा, ठीक है। यह बात हम पहले से जानते हैं कि किसी एटम में प्रोटॉन है, जितनी संख्या में उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन इस एटम के यानी कि इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहेगा, अर्थात यह सर्कुलर मोशन करते रहेगा। और इस सर्कुलर मोशन के कारण, सर्कुलर मोशन करेगा, तो 11th में आपको हम पढ़ाए होंगे कि जब कोई वस्तु किसी पथ पे सर्कुलर मोशन करती है तो उस वस्तु के द्वारा उस पथ के सेंटर पे सेंट्रीपेटल फोर्स कार्य करने लगता है। ठीक वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लागू होगा कि इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स कार्य करेगा, यानी कि यह सर्कुलर मोशन कर रहा है, अर्थात यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स कार्य कर रहा है। कैसे? तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रोटॉन की अपेक्षा, यानी कि इस सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में एक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। जब यह सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स का निर्माण हो रहा है और उस सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच एक बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। अब यदि हम बात करें किसी कंडक्टर की, मान लेते हैं ये कंडक्टर है, आगे आप लोगों को पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में कंडक्टर क्या है, कंडक्टर के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है। तो मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। तो इस कंडक्टर की केस में अगर हम देखें तो इस कंडक्टर के केस में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच का ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड काफ़ी कमज़ोर होता है, ठीक है। इसके द्वारा जो बॉन्ड बन रहा है ये काफ़ी कमज़ोर होता है, जिसके कारण यदि हम चाहें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को बढ़ा सकते हैं या फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को घटा सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएंगे तो चार्ज की मात्रा में परिवर्तन होगा, या इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे तो भी चार्ज की मात्रा में परिवर्तन होगा। अर्थात यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा पे डिपेंड करता है कि चार्ज बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा अगर बढ़ेगी या घटेगी तो चार्ज में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इसके द्वारा चार्ज की उत्पत्ति होती है, ठीक है। आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं तो फ्रेंड्स आगे हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पे बॉडी के प्रकार, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पे बॉडी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पे बॉडी 3 प्रकार के होते हैं। पहला
अनचार्ज्ड बॉडी अर्थात अनावेशित वस्तु। दूसरा ये है नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अर्थात ऋणावेशित वस्तु। अगला है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अर्थात धनावेशित वस्तु। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेंगे अनचार्ज बॉडी के बारे में। तो अनचार्ज बॉडी क्या है? ठीक है, मान लेते हैं कि यह कोई बॉडी है, तो यदि इस बॉडी पे ना ही पॉजिटिव चार्ज हो और ना ही नेगेटिव चार्ज हो तो उस बॉडी को अनचार्ज बॉडी कहा जाएगा। उस बॉडी को अनचार्ज बॉडी कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल है, ये जो बॉडी है, इस बॉडी के प्रत्येक एटम में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर है। क्या है? इस पार्टिकल में या इस पार्टिकल के एटम में जो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या है वो बराबर है। और हम लोग यहाँ पे अभी तुरंत देखे हैं कंडक्टर के केस में कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या में बढ़ोतरी होती है या उसकी संख्या में कमी होती है तो वहाँ पे चार्ज का निर्माण होता है। और साथ ही यहाँ पे सीधा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो तो चार्ज होगा, तो इस पर आवेश आएगा, या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो तो इस पर आवेश आएगा। ठीक है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह अनचार्ज बॉडी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे यानी कि ऋणावेशित वस्तु के बारे में, नेगेटिवली चार्ज बॉडी के बारे में। ठीक है, तो आइए समझते हैं। मान लेते हैं कि यही कोई पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल में यदि किसी कारणवश इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी तो क्या होगा कि प्रोटॉन की संख्या में कमी होने लगेगी, जिसके कारण चार्ज का निर्माण होगा। तो जिस पार्टिकल में न्यूट्रॉन की संख्या कम हो और इलेक्ट्रॉन की संख्या में बढ़ोतरी हो उस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहा जाता है। उस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इस केस में किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, और प्रोटॉन की संख्या में बढ़ोतरी होने लगेगी, जिससे कारण से चार्ज का निर्माण होगा और उस बॉडी को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, हम लोगों ने देख लिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज क्या है। आगे हम लोग इसका यूनिट भी देख लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूनिट काफ़ी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश की इकाइयाँ क्या है। 11th में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा यूनिट एंड डायमेंशन में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम। ठीक है, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है और इसका सीजीएस यूनिट यूनिट ESU और फ्रैंकलिन होता है। इसका सीजीएस यूनिट ESU या फिर फ्रैंकलिन होता है। आपको एक बात और याद रखनी होगी
कि जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे आपको या तो उसे चार्ज को ESU से कूलम में परिवर्तित करना होता है या फिर कूलम को ES में परिवर्तित करना होता है। तो आपको एक चीज़ यह याद रखनी होगी कि इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है। एक कूलम का वैल्यू होता है 3 × 10⁹ ESU और फ्रैंकलिन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपके पास, और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि आपके पास अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।